रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम जन की बात। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इसमें हम विभिन्न विशेषज्ञों को अपने इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं जो आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और विभिन्न विधाओं में विशेषज्ञ हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स दिल्ली आयुर्वेदिक के डीन प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास जी। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर महेश व्यास जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार महेश जी। जी नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस कोरोना काल में आयुर्वेदिक पद्धति ने लोगों को कितनी राहत दी है? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद के माध्यम से 3 स्टेप में काम किया गया। जी पहली स्टेप में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रोटोकॉल जारी किया था अप्रैल 2020 में, जब भारत में 1-2 केस आना शुरू हुए थे। उस समय इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मेजर्स बताए थे। कुछ अपना जो है वो प्रोटोकॉल वेबसाइट पे जारी किया था और उसमें मुख्यतः एक तो अणु तेल था, एक ऑयल है मेडिकेटेड ऑयल, जिसको दोनों नासा में अगर एक बूंद डाल करके अपन उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं तो जितना प्रोटेक्शन हमको मास्क देता है उतना ही प्रोटेक्शन ये अणु तेल का नस्य जो है बायो मास्क के रूप में काम करता है। दूसरा, इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश का उपयोग किया गया था और उस च्यवनप्राश में प्रातः काल सुबह नाश्ते के समय अगर उसको प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तो उसका मेन इंग्रेडिएंट आंवला है और आंवला रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है और विटामिन सी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रही वो या तो कोविड पॉजिटिव नहीं हुए या पॉजिटिव हो गए तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम उनमें रहे, मैंने घर पे रहकर ही उन्हें औषधि लेकर के वो ठीक हो गए। तो एक इसका प्रयोग किया। और दूसरा सबसे ज्यादा प्रयोग जो न केवल भारत में, अभी तो विश्व में भी लोगों ने किया, और वो था गोल्डन मिल्क। मैंने दूध में हल्दी मिला करके, आधी चम्मच हल्दी मिला करके रात को सोते समय अगर दूध लेते हैं तो उस दूध के कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीवायरल बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल उसका इफेक्ट है। तो हम भारत सरकार ने भारत में भी इसको सभी जगह प्रचारित किया और विश्व में भी कई जगह दूध और हल्दी मिला हुआ मिल्क जो है मार्केट में अवेलेबल है अभी, और लोगों ने उसका काफी प्रयोग किया और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया। तो फर्स्ट स्टेप था इम्यूनिटी का। अच्छा। उसके बाद में दूसरा स्टेप आया जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोविड का प्रोटोकॉल जारी किया, मैंने कोविड को ट्रीट करने के लिए किस मेडिसिन का उपयोग करना। और आयुर्वेद की परंपरा इतनी अच्छी रही है कि हमारे होम रेमेडीज में घर में जो दवाइयां उपलब्ध है, हमारे किचन में जो चीजें अवेलेबल है, उनका प्रयोग करके भी हम कोरोना जैसी महामारी जिससे पूरा विश्व परेशान है उससे भी लड़ सकते हैं। और उसमें जो मुख्य चीजें थी, एक तो आयुष क्वाथ का प्रयोग किया गया। आयुष क्वाथ में केवल 4 इंग्रेडिएंट थे, एक तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और थोड़ा सा उसमें टेस्ट के लिए मुनक्का मिला सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं, शर्करा शुगर मिला सकते हैं। जी जी। तो ये चारों चीजें जो थी ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, लंग्स को मजबूत करने वाली, थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने वाली, फीवर आदि आता है तो उसको सबसाइड करने वाली, मैंने कोरोना की चिकित्सा के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया कि जो कोरोना पॉजिटिव है वो भी इसको ले सकते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और एक और जो मेडिसिन भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने CSIR के माध्यम से जिसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया भारत के करीब 7 से 8 प्रदेशों में, और उसका जब परिणाम आया कि कोविड की चिकित्सा के लिए कारगर औषधि है तो उसको भारत सरकार ने पूरे देश में हर प्रदेश में उसका वितरण कराया और वो थी आयुष 64, जिसमें भी 4 कंटेंट केवल थे। CCRS ने उसको बनाया था और उसमें खास तौर से जो कहा जाए तो सप्तपर्ण है, कुटकी है, किरात तिक्त है और उसके अंदर लताकरण, जिन 4 औषधियों का कॉम्बिनेशन, और ये कोविड के पेशेंट पर ट्रायल किया गया और इसका परिणाम इस मेडिसिन को लेने पर भी व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव है वो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट्स की आती है।
और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भी जो कोविड के पेशेंट थे उनका आयुर्वेद से ट्रीटमेंट किया गया, इसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, आयुष 64 का प्रयोग किया गया। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थर्ड प्रोटोकॉल जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, और वो था पोस्ट कोविड मैनेजमेंट। मैंने कई लोग कोविड से पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव होने के बाद में उनमें वीकनेस, कई लोगों को कंटिन्यू फीवर, कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ काफी लंबे समय तक रही, तो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट किया, और उसमें अश्वगंधा, मुलेठी, च्यवनप्राश, इन चीजों का प्रयोग करके उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया। जिनको वीकनेस लगती थी उनको इनके प्रयोग करने से उन्होंने काफी अच्छा महसूस किया। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने, जो कि CHC बने कोविड हेल्थ सेंटर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसी में फिर पोस्ट कोविड मैनेजमेंट सेंटर भी प्रारंभ किया कि जो लोग रिकवरी होने के बाद भी उनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, उनको भी एडमिट किया गया और शुद्ध आयुर्वेद पद्धति से उनका इलाज किया गया। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद के माध्यम से छोटी से छोटी बीमारी, जिसको सर्दी, खांसी, बुखार कहते हैं, उससे लगा करके बड़ी से बड़ी बीमारी जिससे पूरा विश्व परेशान है, जिसका विश्व के पास अभी कोई औषधि नहीं है, उसको भी ठीक करने में आयुर्वेद कारगर सिद्ध हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2 साल होने जा रहे हैं, मतलब मार्च 2020 में शुरू हुआ था कोरोना, और उसकी दूसरी लहर भी आई जो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक थी, और अब तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे दौर में, और मानसून आने वाला है, बरसात का मौसम है, बरसात में वैसी भी बीमारी जो बढ़ जाती हैं ऐसे में, तो आयुर्वेदिक के मुताबिक आप किस तरह की सलाह देंगे लोगों को ताकि वो बचें, मतलब किसी भी बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक सबसे बड़ी और सबसे बेहतर पद्धति मानी जाती है? जी देखिए, अभी सभी तरफ समाचार पत्रों में, मीडिया में, सभी में चल रहा है कि हो सकता है थर्ड वेव आए कोरोना की। और अभी तक ये जो दोनों वेव आई थी, ये खासतौर से मार्च, अप्रैल, मई में आई थी, जब गर्मी का मौसम था। और अभी जो आने की संभावना बता रहे हैं, या तो अगस्त में या सितंबर 15 के बाद में आने की संभावना है। तो अभी अगर अगस्त में आती है तो थोड़ा सा बारिश का सीजन रहता है, और बारिश के मौसम में डायरिया, डिसेंट्री ये स्वाभाविक रूप से भी होती है, क्योंकि पानी जो पिया जाता है उस पानी के कारण इन्फेक्शन होता है। तो एक तो अभी से सावधानी ये रखिए कि पानी जो है गर्म पानी पिए, उबाल करके पानी पिए, शुद्ध पानी पिए, और बाहर के खाना खाने से बचें। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो प्रतिदिन 2000 से 2500 पेशेंट आते हैं, अभी पिछले 2-3 महीने से आधे पेशेंट जो है वो नहीं आते। अच्छा। जो एसिडिटी के थे, जिनको एब्डोमिनल कोई डिसऑर्डर था, गैस होती थी, इंडाइजेशन था, और उसका कारण है कि लॉकडाउन में मजबूरन उन्होंने केवल घर का खाना खाया, सिर्फ बाहर का खाना खाना बंद हो गया, तो 50% पेशेंट हॉस्पिटल में कम हो गए। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अभी कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खाना घर का ही खाएं, भोजन अगर घर का करते रहें, शुद्ध बना हुआ ताजा खाना खाएं। आयुर्वेद में 3 चीजें बता रखी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्वस्थ के लिए। एक तो आहार, माने खाना बराबर हो, दूसरा निद्रा। अभी हम अगर नींद बराबर लें, कई लोग क्या अभी लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम है, रात के 2 बजे तक घर पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट भी पढ़ाई जो है वो रात भर करते रहते हैं, तो इस दिनचर्या को चेंज करें। रात को 10 या 10:30 तक सो जाएं, और आराम से 7 से 8 घंटे का रोज नींद निकालते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी, और उनको इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे, या इन्फेक्शन भी होगा तो वो इजीली क्योर हो जाएगा। और तीसरा है व्यायाम, थोड़ा सा एक्सरसाइज रोज करते रहें, प्राणायाम है, आसन है, थोड़े बहुत व्यायाम है, ये अगर प्रतिदिन हम करते हैं 15 से 20 मिनट भी, तो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखें। और साथ में आयुर्वेद जो कहता है कि अगर थोड़ा सा हम जो गिलोय है, कभी कभी गिलोय का रस सप्ताह में 1 बार वो ले लिया, या अणु तेल जो आता है बना बनाया, या फिर घर पे तिल का तेल हो, तो 1-1 ड्रॉप दोनों नाक में रोज डालें, तो नेजल इन्फेक्शन जो होता है, नाक के थ्रू जो इन्फेक्शन होने की संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और दिन में 1 बार गर्म पानी जरूर पिएं, जैसे चाय पीते हैं वैसे 1 गिलास गर्म पानी डेली पीते रहें, तो इन्फेक्शन के चांस बहुत कम रहेंगे, और हम अपने परिवार की, समाज की, देश के स्वास्थ्य की चिंता इसके द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो आपने निद्रा और आहार की बात की, तो आहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में 3 तरह के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चा है, महिलाएं हैं, तो किस तरह का आहार होना चाहिए, ये भी आप हमारे श्रोताओं को जानकारी शेयर कीजिएगा।
मैं ये कहना चाहूंगा कि आहार के विषय में 2 प्रकार के आहार बताए आयुर्वेद ने। एक बोला नित्य सेवनीय, माने जिन आहार द्रव्यों का हम प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ओकेजनली 7 दिन में 15 दिन में कभी एक बार खा लिया बस। तो नित्य सेवनीय जो द्रव्य बता रखे उसमें 6 चीजें बता रखी है। एक आयुर्वेद ने बता रखा है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए दाल में भी मूंग की दाल छिलके वाली। आप निरंतर खाते रहिए, किसी को भी उसके द्वारा कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तुअर की दाल से एसिडिटी हो सकती है, बाकी चना है उससे गैस हो जाता है, अलग अलग दालों से कोई दिक्कत हो जाती है, लेकिन मूंग की दाल आयुर्वेद ने सर्वश्रेष्ठ बताई। उसके साथ में जौ, गोधूम और चावल, मैंने जो है जौ, गेहूं और चावल, इनका कॉम्बिनेशन करके या तो रोटी है, चावल है, जो भी आपको ठीक लगता है, इसको आप निरंतर लेते रहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके साथ में नमक में सेंधा नमक जो है महीने में या 15 दिन में या 7 दिन में एक बार सेंधा नमक का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर वाले भी इसका अगर उपयोग करते हैं तो वो चिकित्सा का काम करता है उन लोगों में। तो नमक में सेंधा नमक। दूसरा आयुर्वेद कहता है आंवले की, एक आंवला रोज खाना चाहिए। वो आहार के रूप में बता रखा, औषध के रूप में नहीं है। आंवले का मुरब्बा है, आंवले का अचार है, या आंवले का अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की चीजें घर में बनी हुई रहती है और बच्चों को बड़ी अच्छी भी लगती है, शुगर की चाशनी के साथ बनाते हैं। तो ऐसा कुछ भी आंवले से बना हुआ अगर थोड़ा सा वो लेते हैं, और घी, दूध और शहद, अगर शुद्ध गाय का घी मिलता है तो थोड़ा बहुत खाने में उसकी क्वांटिटी रहे। दूध अगर शुद्ध मिलता है तो सुबह शाम कभी भी एक बार दूध ले लें। और बारिश के मौसम में सबसे बेस्ट अमृत के समान माना जाता है शहद को। अगर सुबह उठ करके 1 चम्मच अगर शहद लेते हैं, और वो शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो जिनको डायबिटीज है वो अगर जो मार्केट वाली शहद ले लेंगे तो उनको ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो खादी ग्राम उद्योग भंडार पे शुद्ध शहद मिल जाती है, उसका सेवन करें। और खाने में एक बात कही आयुर्वेद ने कि उष्णम अश्नीय, तो उष्ण का मतलब फ्रेश बना हुआ, फ्रिज में रखा हुआ सुबह का शाम को खा लिया, या जो पैक्ड रहता है 15 दिन का बिल्कुल पैक किया हुआ, बस उसमें लाके गर्म पानी डाल दीजिए, आपकी मटर पनीर जो है वो रेडी हो गई। ऐसे पैकेज्ड वाले जो फूड आइटम है उनको अवॉइड करें। घर में जो फ्रेश बनता है उसका अगर हम सेवन करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आजकल डायबिटीज की बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को है, और डायबिटीज हमारी जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है, और साथ में एक बताया जाता है कि जेनेटिक भी है। तो आयुर्वेदिक में जो पद्धति है हमारी, उसमें इससे डायबिटीज से निजात पाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है? जी बिल्कुल, डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, एक टाइप 1 और टाइप 2। और आयुर्वेद में 3 प्रकार का बताया, एक वातिक डायबिटीज, एक पैक्टिक और एक कफज। तो वातिक वाला जो है ना, वो लास्ट में इसको मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, वो आयुर्वेद में वातिक प्रमेय कहलाता है। पैक्टिक उससे पहले की कंडीशन है, और कफज बिल्कुल प्री डायबिटिक कंडीशन रहती है, उसको कफज प्रमेय कहते हैं। ये जो है खासतौर से लाइफ स्टाइल के कारण होता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत है, एनसीडीज के अंतर्गत आता है। और न केवल भारत में, विश्व का चिकित्सा का 80% बजट जो है वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर खर्च हो जाता है, चाहे उसमें हृदय रोग हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, ओबेसिटी हो। केवल जीवन शैली में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो इन व्याधियों से हम बच सकते हैं। और उसमें कुछ खाने का डाइट विशेष करके, इनको डायबिटीज हो गया उनके लिए एक अलग है, और डायबिटीज नहीं हो उनके लिए अलग डाइट है। तो उन अगर हम आहार का ध्यान रखें खासतौर से, कि खाने में जैसे जो भी क्वांटिटी हम खाने की खाते हैं उसमें कुछ सलाद जैसे ककड़ी, खीरा है या फ्रूट्स हैं, इनकी क्वांटिटी प्रतिदिन हमारे भोजन में रहना चाहिए। और उसमें भी विशेष करके 4 फल जो बता रखे हैं, एक बनाना, एक आम, चीकू और ग्रेप्स, इन 4 को डायबिटीज वालों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इनको छोड़ करके जो भी ऑरेंज है या एप्पल है, पपीता है, ये सभी चीजें वो आराम से खा सकते हैं। इन 4 फलों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ कभी कभी ले सकते हैं। और जो सलाड्स हैं, इनको तो गाजर, मूली, ककड़ी, ये सब चीजें वो भोजन में बिल्कुल लेते रहे हमेशा। और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, अगर सुबह 2 से 3 किलोमीटर प्रतिदिन अगर वो पैदल चलते हैं तो उनकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। और खाने में भी जौ का आटा या मिक्स आटा रहता है, चना वगैरह, इनको मिक्स आटे की चपाती बना के अगर वो लेते हैं। और सबसे बढ़िया डायबिटीज वालों के लिए बता रखा मोटा धान, जिसको अपन बोलते हैं दलिया, या जो मतलब बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटे की चपाती बनाने के बजाय दलिया अगर बना लिया, कभी खिचड़ी बना ली मूंग की दाल चावल की, ऐसी चीजों को अगर खाते रहते हैं तो उनका डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, उनको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो खाने पीना और लाइफ स्टाइल उसको बोलते हैं टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और बहुत सारी चीजें बता रखी है। आयुर्वेद कहता है कि न स्नानम आचरित भुक्त्वा, मतलब भोजन जो करते हैं ना, ये कभी भी स्नान जो है वो भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। कई बार हमने नाश्ता किया, 2 आलू के पराठे खाए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद स्नान करने चले गए, तो धीरे धीरे हमारा पाचन क्षमता कम होती है। और ये जो खासतौर से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज जो है शक्कर की बीमारी नहीं होता है, उसका स्केल है कि हम देखते हैं बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, लेकिन होती किसके कारण है? हमारी चय अपचय जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है तो डायबिटीज हो जाती है। तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऑर्गन का सबका टाइम फिक्स है कि 12 से 1 के बीच में हम लंच कर लें, रात को 7 से 8 के बीच में डिनर कर लें। अब एक दिन लेट हो गए तो 1 बजे रात जो है लंच किया, एक दिन 11 बजे किया, एक दिन 3 बजे किया, तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती। ऐसे ही रात को हमारे यहाँ कहा गया कि रात्रो शतपथम गच्छेत्, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा सा पैदल चलें, उसके बाद सोएं। कई बार ऑफिस से आते हैं, आके डाइनिंग टेबल पे बैठे, भोजन किया, थोड़ी देर टीवी देखी और सो गए थे, तो भोजन पाचन हो ही नहीं सकता है। 8 बजे भोजन करें और 10 बजे सोएं, 2 घंटे का अगर बीच में गैप रहेगा तो उनका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। ऐसे व्यक्तियों को फिर डायबिटीज नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, ये जो सीनियर सिटीजन है हमारे, इनको जब एज फैक्टर आता है तो घूमने में दिक्कत होती है, मूवमेंट में दिक्कत होती है, तो उस समय हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऐसे में आयुर्वेदिक उनके लिए क्या सलाह देता है कि वो अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए क्या क्या उपाय करें? जी देखो, आयुर्वेद में कहा भूयिष्ठम वर्धते वायु वृद्धि, मतलब वृद्धावस्था में वात ज्यादा बढ़ता है और उसी के कारण जॉइंट पेन होना, चेहरे पर रिंकल्स आ जाना, व्यक्ति को कमजोरी लगना, स्किन में बिल्कुल सभी जगह आप देखेंगे तो स्किन बिल्कुल ऐसी लगने लग जाएगी कि उसमें कोई वो शाइनिंग या कुछ भी नहीं है। ये सब वात के कारण होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। तो वृद्धावस्था में न तो ज्यादा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जितने में उनको पेन वगैरह फील नहीं हो बस उतनी मात्रा में करें। और उस अवस्था के लिए विशेष रूप से बता रखा कि प्राणायाम करें, वो अनुलोम विलोम करें, पूरा करें, कुंभक, भ्रामरी आदि जो अलग अलग स्टेप्स बता रखी, इनको प्रतिदिन करें तो उनके शरीर के जो अवयव हैं, चाहे वो किडनी हो, लंग्स हो, लीवर हो और हार्ट हो, ये सब बड़े स्वस्थ रहेंगे और उनका शरीर बड़े अच्छे से काम करता रहेगा। क्योंकि आयु के अनुसार आर्गन जो हाथ पांव है, ये तो धीरे धीरे इनके चलने की क्षमता और वो कम होती जाती है। लेकिन इंटरनल आर्गन अगर स्ट्रांग है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना उनको डायबिटीज होगा, बस एज के मान से वीकनेस और होगी। तो उस अवस्था में भी कभी कभी अश्वगंधा है, उसका प्रयोग करते रहे तो अश्वगंधा सबसे अच्छा नर्व टॉनिक भी है, उससे नींद भी बढ़िया आ जाती है, इस प्रकार के पेन नहीं होते हैं, वीकनेस फील नहीं होती है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर प्रतिदिन सुबह आधी चम्मच अश्वगंधा का पाउडर 1 मंथ तक ले लें तो 6 महीने तक बड़े अच्छे रहेंगे। और जब सर्दी का मौसम रहता है तब च्यवनप्राश जरूर लें। तो इस प्रकार से हम हमारी जो जीवनचर्या है उनका इनको अगर पार्ट बना लें तो बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोरोना पर। कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर उसका असर पड़ सकता है। अच्छा, साथ साथ गर्भवती महिलाएं भी हैं जिनको डिलीवरी होनी है या जो ऐसा समय है जिनके बहुत सजग रहने का, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल, अभी जो मीडिया में सभी तरफ चल रहा है कि बच्चों को शायद ये तीसरी लहर ज्यादा प्रभावित कर सकती है, तो हम सबको बच्चों का ध्यान रखना, और सबसे पहला ध्यान रखना जब तक आवश्यक नहीं हो बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजें। क्योंकि इम्यूनिटी की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे जिससे इन्फेक्शन होता है ये रिसेप्टर जो है बच्चों में कम होते हैं, तो उनको इन्फेक्शन के चांस कम रहते हैं। लेकिन ये जो सेकंड वेरिएंट आया था, सेकंड जो वेव थी, इसमें ये वेरिएंट इतना स्ट्रांग था कि घर परिवार में जो भी है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, अगर एक पॉजिटिव हो तो सब पॉजिटिव हो जाए। तो हो सकता है कि अगर थर्ड वेव में भी अगर वो वेरिएंट पॉजिटिव रहा तो सभी के चांस रहते हैं पॉजिटिव होने के। तो हम बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो बाहर बहुत कम निकले, अभी भी ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, अणु तेल जो बता रखा है इसका प्रयोग करें। और एक आयुर्वेद में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 2 चीजें बता रखी। एक आयुर्वेद ने बता रखा नवनीतम गवाम श्रेष्ठम शिशूनाम परम औषधम। हम देखिए कृष्ण जी जब छोटे थे तो उनको मक्खन खाते हुए दिखाया गया। नवनीत जो है बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे बेस्ट मेडिसिन बता रखी। अच्छा, तो अगर घर पे जरा सा दही अगर रहता है दूध का, तो घर पे उसको जरा सा मशीन चला करके अगर मथ लें तो जरा सा मक्खन निकल आता है। बच्चों को वो सुबह के टाइम पे या तो चपाती के साथ में या थोड़ा सा अगर मक्खन खिलाता तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ाता है। अच्छा, तो उस इम्यूनिटी अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो उनके इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे। और दूसरा एक आयुर्वेद ने
होता है स्वर्ण प्राशन। जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं ऐसे स्वर्ण प्राशन करते हैं। स्वर्ण प्राशन में क्या होता है कि शहद और उसके साथ में स्वर्ण से बनी हुई लिक्विड रहता है, जैसे पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं ऐसे ड्रॉप आते हैं। तो इसको अगर 5, 6, 7 ड्रॉप जो है अगर 3, 4, 5 दिन तक कंटिन्यू पिला दें तो भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों का विशेष ध्यान रखना है और उनको भी खाने का ध्यान रखना है कि बिल्कुल फ्रेश फूड लेना है, नींद वो बराबर निकालते रहें, थोड़ा सा प्राणायाम एक्सरसाइज रोज करते रहें, तो निश्चित रूप से उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो बोले 3rd वेव आ जाए, 4th आ जाए, 5th आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, अब एक आखिरी सवाल कि कोरोना जो बीमारी है अब 1.5-2 साल होने जा रहा है, तो आयुर्वेद ने जो पहले भी बताया आपने कि एक उस पर रिसर्च हो चुकी है और उस पर गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, और भी कोई रिसर्च चल रही है इस तरह की जो आयुर्वेदिक में एक अलग तरह की लोगों को बहुत राहत देगी आने वाले समय में? जी, देखिए ऐसा है कि 2 टाइप की रिसर्च होती है। एक रिसर्च होती है कि जैसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया और जो सिम्टम्स थे उसके मान से अपने मेडिसिन दी और उसके बाद उसने टेस्ट कराया कि आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया, मैंने वो ठीक होकर चला गया। जी, जी। तो ये प्रोटोकॉल नहीं कह सकते कि ये तो जो भी सभी जगह ट्रीटमेंट इसी तरह हो रहा था कि जो आया उस्मान से दवाई दे दी। लेकिन जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट वो कहलाता है कि हमने पर्टिकुलर कोई एक मेडिसिन ली और उस मेडिसिन को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, कोई मेडिसिन हो सकता है दिल्ली में काम कर रही हो, आसाम में काम नहीं करे वहाँ का एटमॉस्फेयर के कारण, तो अलग अलग क्षेत्रों में जब उस एक ही मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और सभी जगह के कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के ऊपर जब उसका रिजल्ट देखते हैं और उसका रिजल्ट जब सिग्निफिकेंट आता है तब उसको प्रोजेक्ट को मानते हैं कि ये कोरोना पर प्रभावी है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और CCRS ने अभी कोविड के ऊपर 56 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा। इसमें 56 से ज्यादा औषधियों को कोविड के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है और कई के परिणाम आ चुके हैं। और जैसे ये आयुष 64 तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने विशेष रूप से मंत्री जी ने लॉन्च करी थी और उसके बाद तो हर सेंटर पर उन्होंने उपलब्ध कराई थी और सेवा भारती के माध्यम से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हर जगह कि जिस भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया उसके घर तक आप पहुंचा के आइए, उनका जैसे रिपोर्ट आती है उनको आप पहुंचा दीजिए। तो अभी ये जो बाकी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है ये जैसे अगर आ जाएगा तो इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है विधिवत रूप से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरी जनता को उसके लिए बताएगी कि ये और अगली मेडिसिन आ चुकी है। जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया और बड़ी गंभीरता से जानकारी दी। डॉक्टर साहब महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेदिक के डीन प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास जी को, जिन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति में किस तरह हम अपनी जीवन शैली में बदलाव कर अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारे जन की बात कार्यक्रम में इस तरह के और विशेषज्ञों से हम आने वाले दिनों में बात कराते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़।